ब्रेस्ट कैंसर इन 50 to 60% केसेस पेनलेस होता है। क्या वजह है? पहले हम नहीं सुनते थे इस तरह से कि हर दूसरी खातून को ये मसला है, पहले डिटेक्ट नहीं हो पाता था। हमारी 40 से 50% तक विमेन तो ऐसी हैं जो बताती ही नहीं है। जब उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है जाके जी डायग्नोज करवाना पड़ेगा, मेमोग्राफी करवानी पड़ेगी, मेल के सामने एक्सपोज होना पड़ेगा। आजकल बहुत ज्यादा होने की वजह सबसे पहला तो हमारा लाइफस्टाइल खराब है। कैंसर सेल ग्लूकोज खाता है, चीनी खाता है, और हमारे यहाँ तो ट्रेंड बन चुका है। हाउ टू क्योर डायबिटीज? डायबिटीज के लिए किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स का इलाज। हमारे पाकिस्तान में इतना ही नहीं पता पेशेंट्स को इंसुलिन की टाइप्स कौन सी। पाकिस्तान है, आजकल किसी को भी डायबिटीज होगी है या कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर हो गया है तो उनको ये नहीं ना पता कि हम ठीक हो जाएंगे। वो पूरा एक ड्रग माफिया है। आज तक आपने देखा किसी की शुगर ठीक हो गई हो? भी नहीं। बस पहले 2 गोलियां खाएंगे, फिर 4 खाएंगे, फिर 7 ब्लड प्रेशर की खाएंगे, फिर जिस्म से पानी निकालने वाली खाएंगे। ये सब की वजह से गुर्दे खराब होंगे, फिर डायलिसिस के लिए जाएंगे, फिर इंसुलिन लगाएंगे और फिर नियर डेथ होंगे। फिर कहेंगे अच्छा अब न्यूट्रिशन चेंज कर लेते हैं, अब लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने हमारी पैदाइश से आखिरी उम्र तक हमारी बॉडी में कट लगता है, क्यों रिपेयर होता है? अल्लाह ताला ने रिपेयरिंग की कैपेसिटी रखी हुई है। हमारी बॉडी 100% रिवर्सिबल है, प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर लेती है। लेकिन हमारी अवाम आसानी ढूंढती है, खाई भी जाओ, मिठाई भी खा लो, मीठी चाय भी पी लो, ये भी खा लो, कोई बात नहीं, आज 30 नहीं आज 50 यूनिट इंसुलिन के लगा लेंगे। कोई गल नहीं, 2 दिन वास्ते जेडे है ना 4 गोलियां खा लेंगे। मोटे लोगों में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। कैंसर है, फार्मास्यूटिकल माफिया है, उसकी तरफ से फैलाई गई एक चीज है। पेशेंट्स की 70% कैंसर वालों की डेथ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट होती है क्योंकि वो वेट लॉस कर जाते हैं। दिल घबरा रहा है जी, कीमोथेरेपी होने आई है, दिल घबरा रहा है, जाए वहाँ से उसको जूस पकड़ के ला 5-6 एप्पल्स का जूस दे के एक तरफ से आप उसका सेल मार रहे हैं, दूसरी तरफ से आप उसको इतनी चीनी दे के उसके सेल को कह रहे हैं भाई आ जाओ और बॉडी में आ जाओ। जैसे ही कैंसर डायग्नोज हुआ फीमेल, हाय मेरे बच्चे का की बनूंगा, हाय मेरा की बनूंगा। तो कैंसर डेथ नहीं है। अम्मी को है, खाला को है, फूफो को था, नानों को था, किसी किस्म का भी कैंसर था तो आप रिस्क पे हैं। तब आपने बार बार अपनी स्क्रीनिंग करानी है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, आपने साल बाद मेमोग्राफी लाजमी करवानी है। अंडर आर्म में बगल में छोटी सी गिल्टी महसूस हुई होगी जिसको आप दाना समझ रहे होंगे, वो वाली गिल्टी या आपके कंधे में मुसलसल दर्द रहना एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग। ये कैंसर होता है, कैंसर हो सकता है। मेजॉरिटी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो कुछ लम्प्स बनती हैं, वो खत्म हो जाती है। हमारी फीमेल्स को आदत है लंप बना, छोटी सी गिल्टी महसूस हुई, उसको हाथ लगा के देखते रहे। तो जितना ज्यादा हाथ लगाएंगे दबाएंगे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा आपको इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी आपको दूसरी गिल्टी बनने का चांस है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट चवेरिया अजमल। जैसे कि आपको शायद मेरे कपड़ों के कलर से भी अंदाज़ा हो रहा हो, और इस महीने को, स्पेशली अक्टूबर के महीने को, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कहा जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में फैलने वाला सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है, और मेजॉरिटी ख़वातीन इसका शिकार होती हैं। इवन अपनी यंग एज में भी और ओल्डर एजेस में जब वो जाती हैं तब भी वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाती हैं और अमवात भी होती हैं। और हम देखते हैं कि हर खातून, शायद आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हों कि हर दूसरी खातून जिससे हम सुनते हैं उनको कोई ना कोई इस तरह का मसला होता है। क्यों ये आजकल इतना फैल रहा है? इसको डिटेक्ट करने के क्या तरीके हैं? अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? और स्पेसिफिकली कौन सी ऐसी डाइट्स होंगी, कैसा लाइफस्टाइल होगा, कैसा न्यूट्रिशन होगा जो हम अर्ली लाइफ में अगर उसको अडॉप्ट कर लें तो हमें आगे जाके कैंसर के चांसेस कम होंगे, और ना ही हमें ट्रीटमेंट करवाने पड़ेंगे जो कि महंगे भी होते हैं और जो शायद हमारी बॉडी को बहुत वीक कर देते हैं। तो इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर हफ्सा नज़ीर। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई यू। रियली लाइक योर कलर। जब मैंने देखा मैंने Thank you. पिंक पिंक तो Pink एटलीस्ट एक वो बड़ी अच्छी वाइब जा रही है। इट्स एन अवेयरनेस कैंपेन है ना, तो वो ब्रेस्ट जो कैंसर है उसका कलर हम पिंक लेते हैं, तुम्हें तो पता चलना चाहिए भाई हम उस पे बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आप मुझे ज़रा बताएंगी कि इतना फैल रहा है ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें हम पहले भी बात कर रहे थे, क्या वजह है? पहले हम नहीं सुनते थे इस तरह से कुछ अर्सा पहले तक कि हर दूसरी खातून को ये मसला है, पहले डिटेक्ट नहीं हो पाता था, या कुछ और रीजंस थे? दोनों रीजन हो सकते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक
कैंसर के डायग्नोसिस ही नहीं होते थे। बहुत सारी लेडीज़ थी, उनकी डेथ हो जाती थी, या वो ये कंसेप्ट होता था कि भाई वो था, दाना बना था, या उसको बड़ी कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि फोड़ा बन गया था, इसकी वजह से डेथ हो गई। और दूसरा आपने देखा है जवेरिया, हमारा सोशल टैबू है थोड़ा सा, हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाता। फीमेल्स बहुत ज़्यादा शर्माती हैं, बताती नहीं हैं। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं, ऐसी ऐसी अच्छी फैमिलीज से, बहुत ज़्यादा मतलब आप कह लें कि आप उनको कह लें कि वेल सेटल्ड हैं, मॉडर्न लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस टॉपिक पे बात नहीं करते। हमारी 40 से 50% तक विमेन तो ऐसी हैं जो बताती ही नहीं है। जब उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है, जाके जी डायग्नोस करवाना पड़ेगा, मेमोग्राफी करवानी पड़ेगी, मेल के सामने एक्सपोज होना पड़ेगा। तो इस वजह से लोग बहुत सारे जो हैं वो पहले तो मेरा ख्याल है कि डिटेक्ट ही नहीं होता था। और दूसरा, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इन 50 to 60% केसेस पेनलेस होता है। 3 स्टेजेस गुजर चुकी होती हैं, पता ही नहीं होता, और वो पेनलेस होता है, पता ही नहीं होता। जब आपको 4th स्टेज तक आपको जाता है, जब आपको उसके सिम्टम्स वाजिया तौर पर आना शुरू होते हैं, तब आपको पता चलता है, और आप जाके स्क्रीनिंग करवाते हैं तब पता चलता है। और आजकल बहुत ज़्यादा होने की वजह, सबसे पहला तो हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है। कैंसर सेल, इसकी डाइट क्या है? कैंसर सेल ग्लूकोज खाता है, चीनी खाता है, और हमारे यहाँ तो ट्रेंड बन चुका है। हाँ, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, हाँ, हर चीज में। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स ना, जितनी भी ये गंदम है, मतलब रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, बहुत ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड हमारे बहुत ज्यादा कॉमन है बचपन से। मतलब आप कह लें कि हमारे बच्चे लंच बॉक्स में भी आजकल जा रहे हैं ना, तो वो सारी की सारी शुगर्स जा रही हैं। आजकल सो कॉल्ड किस्म के माएँ ब्रेकफास्ट बना के देती हैं बच्चे, पहले तो सारी रात सोते नहीं है। लाइफस्टाइल खराब है, उसकी वजह से नंबर 1 चांस है आपकी बॉडी में हार्मोन रिवर्स होने का, कार्टिसोल हाई होने का। रात तक बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं, 2-2, 3-3 घंटे सोते हैं, उठते हैं सो के वो 2-3 घंटे के बाद, जैसे ही उठे हैं, उठ के कुछ बहुत सारे सो कॉल्ड किस्म के चॉकलेट पाउडर्स मिल्क में डाल के शुगर पूरी की पूरी इनटेक करके चले जाते हैं। लंच बॉक्स में भी शुगर है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है। आपका लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से कैंसर के चांसेस, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के नहीं, ओवरऑल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत हो रहा है, इतना कॉमन हो चुका है ना, हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकेंड, जो छोटी एज में मेकअप का इस्तेमाल है आजकल, आपने देखा है हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट, हमारी बच्चियाँ, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने ये जितनी भी मेकअप प्रोडक्ट्स और ये खुशबुएं, ये बॉडी वॉशेस और ये ड्यूड्रेंट्स, इन सब में पैराबेन्स और थैलेट्स बहुत ज़्यादा मौजूद है। पहले भी एक कर चुके हैं। अच्छा, और मेजॉरिटी इस पे यकीन ही नहीं करती। नहीं, इसमें जिन भी प्रोडक्ट्स में पैराबेन्स होंगे वो आपकी स्किन के साथ अटैच होंगे। अटैच होने के बाद आपकी बॉडी में जीनोएस्ट्रोजन बनता है, जो कि फेक केमिकल है, एस्ट्रोजन की एक फॉर्म है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा होता है। एस्ट्रोजन आपका ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका हार्मोन एक्सपोज होता है, जिसमें आपके हार्मोन्स ख़राब होने की जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी जड़ वो है। उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल फैक्टर बहुत ज़्यादा, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जी। आजकल तो फैशन है ना पूरी रात जागना और दिन में सोना, और शाम में जो फिजिकल एक्टिविटी का टाइम है। जब हम छोटे होते थे तो हमारे मम्मा पापा, मतलब हमने शाम को, दोपहर को स्कूल से आए हैं, थोड़ा सा रेस्ट किया, पढ़ा, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती थी असर से मगरिब के दौरान खेलना, बाहर खेल के आना, और मगरिब में मम्मा ने कह देना भी वापस आ जाओ, अब टाइम हो गया है, कजन के साथ खेलना। और आजकल क्या है, वो बिल्कुल भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। हमारे बच्चे स्कूलों से आके बहुत ज़्यादा खा के सो जाते हैं, माँ उन्हें सुलाने होते हैं, मगरिब के टाइम वो उठते हैं, उसके बाद उनके ये शुरू हो जाते हैं ना टैब, मोबाइल और ये सारी, इससे बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकल रही हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। बहुत सारी फीमेल्स की आदत है मोबाइल देखते देखते अपने इधर रख लेना, सीने पे रख लेना, इसमें से बहुत सारी रेडिएशंस निकल रही हैं जो कैंसर कॉजिंग है। तो आपका एक्सपोजर, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अभी हम सारा कुछ छोड़ दें। छोड़ने की बात नहीं है, आपका एक लाइफस्टाइल है, आप उसको अडैप्ट करें, लेकिन उसमें मॉडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफस्टाइल का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सोना जागना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलके जो है इन ये वाले कॉज हैं बना रही हैं। आपने मेकअप की बात की जी, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। जो बच्चियां, माओं को शौक होता है ना कि बच्ची को लिपस्टिक लगा ऐसे ही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उसमें डायरेक्ट पैराबेन्स होते हैं। आप यकीन करें, आजकल 7-7, 8-8 साल की बच्चियां, मैं अपने स्कूल से जब बच्चों को पिक करने जाती हूँ तो वो काजल लगाया हुआ होता है बच्चों ने, और वो डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स के काजल माएँ लगा रही होती थी। और वो एक मदर को मैंने कहा कि आप ये ना यूज़ करें, तो उन्होंने कहा नहीं, सुरमा तो फलानी सुन्नत थी, ये वो। मैंने कहा वो सुरमा था,
वो ओरिजिनल जो सुरमे मिलते हैं उसका कोई नुकसान नहीं है। ये काजल इट्स अ मेकअप प्रोडक्ट। फिर आपने देखा है बर्थ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। हमारे बच्चों को नहलाया उन खुशबुओं वाले वॉशेस से जाता है जिसमें पैराबेन्स मौजूद होते हैं, जो हार्मोन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप अपने हमारे छोटे छोटे बच्चे इतनी भर भर के खुशबुओं वाले मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, कोई पता ही नहीं है बेबी। बेहतर वो नहीं होता था जो माएँ पकड़ के वैसलीन लगा देती होती थी, इतनी अच्छी मॉइस्चराइज स्किन होती थी, वो पेट्रोलियम जेली होती थी, इतनी अच्छी स्किन भी मॉइस्चराइज होती थी। आजकल वहाँ से ही एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं, उनको इतना ज़्यादा शौक होता है। मैंने देखा है बहुत सारी बच्चियाँ छोटी छोटी एज में माओ का मेकअप उठा उठा के लगा रही होती हैं और माएँ बड़ा इसको प्राउड फील कर रही होती हैं। लेकिन खुदारा ऐसा नहीं करें, आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं इसमें। अर्ली लाइफस्टाइल, अर्ली एज से बात करें, आपने कहा कि उनको खुशबुओं से नहलाते हैं। आजकल बच्चों के पूरी किट आती है, हाँ जी, वॉशेस होते हैं जी और सारा कुछ है, तो फिर हमें उसके अलावा क्या अडॉप्ट करना चाहिए? देयर आर सो मेनी वॉशेस जो कि सेफ हैं। आपने जब भी प्रोडक्ट खरीदने जाना है पहले तो कोशिश करें कि साबुन इस्तेमाल करें ना, क्योंकि साबुन वो बिल्कुल आपकी उतर जाता है, सरफेस से उतर जाता है। खुशबुएं हैं, आप जो पैराबिन फ्री खुशबुएं भी हैं, पैराबिन फ्री, थैलेट्स फ्री मॉइस्चराइजर भी हैं, आप कोशिश करें कि वो वाले इस्तेमाल करना शुरू करें। आप जब जाएं तो बस सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखें। बहुत सारे बेबी पाउडर्स भी मौजूद हैं जिनमें ये चीज़ें मौजूद नहीं है, वो बच्चों के लिए सेफ हैं। पाउडर स्पेसिफिकली जब लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई इस तरह का केमिकल नहीं होगा। हाँ जी, पिक कर लेते लेकिन सारे ब्रांड जैसे नहीं है। आपने स्पेसिफिकली जाके फॉर्मेशन देखनी है। हमारे यहाँ फॉर्मेशन में कहता है कि एक तो थैलेट्स नहीं होने चाहिए, दूसरा पैराबेन्स उसके अंदर जो है वो नहीं होने चाहिए। ये दो चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो होनी चाहिए, या लोग कहते हैं कि बहुत सारे सिलिकॉन सल्फेट्स और इस तरह की भी चीजें होती हैं। सिलिकॉन सल्फेट है, उसकी फॉर्मेशंस हैं, वो फॉर्मेशन में कुछ चीजें डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बस आप उस चीज का ख्याल रखें, बाकी ये दो चीजें उसमें नहीं मौजूद होनी चाहिए। पैराबेन्स और थैलेट्स उसमें नहीं मौजूद होने चाहिए। अच्छा, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया जिसमें हमें डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल सेम बात की थी कि थैलेट्स और पैराबेन्स को अवॉइड करें। उसी का चंक उठा के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और उन्होंने लगाया और उन्होंने कहा कि जो आंटी हैं ये ठीक नहीं कह रही। आई हैड अ रिसर्च और मैंने ये रिसर्च की और उसमें जो पैराबेन्स हैं वो इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ऐसा नहीं है। बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उन्होंने वो लगा दी और लोग उनको तारीफ कर रहे हैं। अभी मुझे बताएं कि कोई रिसर्च, कोई चीज़ क्या हम एटलीस्ट उसको निगेट तो कर सकें कि ये सही नहीं है? बहुत सारी रिसर्चेस हैं। देखें, जिन्होंने पॉडकास्ट किया था वो वन ऑफ द टॉप डॉक्टर इन द पाकिस्तान, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान। उनकी पूरी ज़िंदगी एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत सारे कोई रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं और उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने पेशेंट्स देखे हैं और उन्होंने उसके बाद वो बात की है। बजाय ये कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसने पता नहीं क्या पढ़ा और उसने 2 से 3 आर्टिकल्स पढ़ के रिसर्च कर ली। हर चीज़ पे आर्टिकल्स है। एक आर्टिकल ये कहता है कि शुगर खाने से PCOS हो रहा है, एक आर्टिकल ये भी होगा कि आप जिसमें कह रहे होंगे कि भाई शुगर खाने से तो PCOS नहीं होता। एक आर्टिकल होगा उसमें कह रहा होगा कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। दूसरा ही आर्टिकल होगा जिसमें बताएंगे कि भाई जर्दी से तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा। तो 1 या 2 आर्टिकल इस चीज को डिसाइड नहीं करते। इन चीजों पे प्रॉपर रिसर्च हुई है और पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है और पूरी दुनिया की ये रिसर्च है जिसमें ये चीजें बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में आ गई हैं और आप अपनी लाइफ भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो पिछली लाइफ थी और अब वाली है इसमें प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है। ये जो सो कॉल्ड जेनजीज है ना, मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो मेरा बैड है मेन हार्मोन हेल्थ, फीमेल हार्मोन हेल्थ इस जनरेशन का है। जेन जी का आप यकीन करें, अगर फर्टिलिटी, मेन फर्टिलिटी की बात होती है, पिछली जनरेशन का 50 इयर्स ओल्ड कोई भी आप आदमी उठा के ले और आजकल की जेनजी जनरेशन में से 24 साल का ले आए, 50 साल वाले की हार्मोन हेल्थ बहुत अच्छी है। वजह क्या है, आजकल बहुत अर्ली प्यूबर्टी आ रही है। सेकंड, ये सारे एक्सपोजर्स हो रहे हैं। आप इसी तरह बच्चियों की बात कर लें, पिछले ज़माने में आप देखा करते थे कि एक घर में बच्चा पैदा हो रहा है माँ का और दूसरी बेटी का भी पैदा हो रहा है, वो मामू और बच्चा सेम एजेस के होते थे। 45 में फीमेल बच्चे पैदा करती थी। आजकल आप देखें 30-35 के बाद या तो हिम्मत नहीं होती या शादियाँ लेट हो रही होती हैं, उसके बाद इनफर्टिलिटी हो रही होती है। उसका रीजन भी अर्ली प्यूबर्टी है और अर्ली प्यूबर्टी का सबसे बड़ा रीजन यही कि आप जितना ज्यादा नेचर से दूर होकर इन आर्टिफिशियल चीजों के साथ एक्सपोजर करते जा रहे हैं, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बच्चों का प्रोडक्ट्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है जो बच्चों को मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा मैच्योर कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे वेट गेन कर रहे हैं, शुगर्स का इंटेक बहुत ज्यादा है, आई साइट बहुत ज्यादा वीक हो रही है। उसके साथ साथ जो है वो ओबेसिटी छोटे छोटे बच्चों में
अर्ली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रही है, पुबर्टी जो 15-16 साल की एज में स्टार्ट होती थी, अब 9 साल की बच्ची में पुबर्टी आ रही है। जो पीसीओएस का कभी नाम भी नहीं सुना था हमने 22-23 साल की उम्र में, आजकल आप यकीन करें मेरे पास अर्लीस्ट 10 साल की बच्ची का केस आया जिसको पीसीओएस भी हो चुका है, उसकी मेंस्ट्रुएशन भी 9 साल पे स्टार्ट हो चुकी थी और उसको डायबिटीज भी हो चुकी है अर्ली, और उस बच्ची की 400 से ऊपर शुगर आ रही थी। और ये सारा का सारा लाइफस्टाइल फैक्टर है, जो हम जितना ज्यादा नेचर से दूर होते जा रहे हैं। जेनेटिक्स में नहीं होती चीजें, ये हमारे लाइफस्टाइल इस पे ज्यादा काउंट जेनेटिक कर रहा बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज भी है या कैंसर भी है या टाइप 2 डायबिटीज भी है, जेनेटिक का रोल बहुत ज्यादा जेनेटिक मेकअप है। लेकिन न्यूट्रीजेनोमिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है कि कैसे आपकी न्यूट्रिशन आपके जीन्स को चेंज कर सकती है। देखिए जवेरिया, मुझे पता है कि इफ माय फादर इज हाइपरटेंसिव या मेरे पापा को डायबिटीज है, मुझे 20s में ही पता चल गया भाई मैंने अपना जेनेटिक मेकअप अब किस तरह से बनाना है, मैंने अपनी न्यूट्रिशन को किस तरह से लेके चलना है। और दूसरा, सॉरी टू से, पाकिस्तान है आजकल किसी को भी डायबिटीज होगी है या कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर हो गया है तो उनको ये नहीं ना पता कि हम ठीक हो जाएंगे। वो पूरा एक ड्रग माफिया है। आज तक आपने देखा किसी की शुगर ठीक हो गई हो? बस पहले 2 गोलियां खाएंगे, फिर 4 खाएंगे, फिर 7 ब्लड प्रेशर की खाएंगे, फिर जिस्म से पानी निकालने वाली खाएंगे, ये सब की वजह से गुर्दे खराब होंगे, फिर डायलिसिस के लिए जाएंगे, फिर इंसुलिन लगाएंगे और फिर नियर डेथ होंगे, फिर कहेंगे अच्छा अब न्यूट्रिशन चेंज कर लेते हैं, अब लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। डायबिटीज के लिए किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स का इलाज। We need to say that again कि डायबिटीज के लिए दवाई नहीं चाहिए, सिम्टम्स को ट्रीट करना है। आपको शुगर हो गई है, 2 हफ्ते के लिए आप दवाई जाएं, डॉक्टर को विजिट करें, दवाई खाएं। मेरे एक बहुत ज्यादा क्लोज बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, वन ऑफ द टॉप डॉक्टर इन पाकिस्तान। आई वाज सिटिंग बिसाइड हिम, तो एक पेशेंट ने विजिट किया, शी वो 75 और डॉक्टर साहब को उसने उसके बेटे ने कहा भी डॉक्टर साहब शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, 400 से पता नहीं कितनी आ रही है। डॉक्टर साहब ने कहा जी कितना यूनिट लगा रहे हैं इंसुलिन के? कब भाई 55 लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने लिख दिया 65 लगा दे। जब पेशेंट चली गई, मैंने डॉक्टर साहब से कहा आप उसको सिर्फ इतना गाइड कर देती कि तुम डिनर में कार्बोहाइड्रेट्स ना खाओ। नहीं जी ये पाकिस्तानी अवाम है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा देखिए मैं आपसे भी डिस्कस करी हूँ, हमारे पाकिस्तान में इतना ही नहीं पता पेशेंट्स को इंसुलिन की टाइप्स कौन सी हैं। 4 टाइप्स ऑफ इंसुलिन होती हैं, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग। और हर इंसुलिन के साथ ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेटेड होते हैं। कितने यूनिट इंसुलिन के लगाएंगे और कितने ग्राम उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, आपकी शुगर 100% ठीक रहती है। और हमारे यहाँ पता ही नहीं है, बस यूनिट लगाई जाए। और आपको पता है अगर वही माई जो आई थी इतनी बूढ़ी खातून, अगर उसकी शुगर हाइपो में चली गई, उसको पता ही नहीं कितने यूनिट लगाने, तो वो ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया। शुगर लो होने से पेशेंट डायरेक्ट एमआई में, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में जा सकता है। लेकिन ये हमारे यहाँ गाइडेंस नहीं है। लोग भी इजी वे चाहते हैं, वहां भी एक पूरा ड्रग माफिया बैठा हुआ है और बस उससे हम ठीक रहे। शुगर इज 110% रिवर्सिबल विद योर न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। हाउ टू क्योर इट? अब हम थोड़ा टॉपिक से हट गए, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू क्योर डायबिटीज। आपने डायबिटीज को रिवर्स कैसे करना है, इसके लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तो आपके पास इंटरमिटेंट फास्टिंग है। सेकंड, अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं, आप 60-70 यूनिट भी लगा रहे हैं ना, 4 महीने में आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। उसमें आपने करना क्या, स्टार्टिंग में अनाज छोड़ देना है, सारे कार्बोहाइड्रेट छोड़, रोटी चावल ब्रेड, सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए। उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस वो कम होती रहती है। आप उतने कार्बोहाइड्रेट्स खाएं ना कि इंसुलिन स्पाइक हो बॉडी में। आपका ग्लूकोज बढ़े ही ना, आपने वो लेना शुरू कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ब खुद रिकवर होने लग जाएंगे। सेकंड, अगर आप थोड़े यूनिट इंसुलिन के लगा रहे हैं, आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स कम करने पड़ेंगे। आपको रोटी चावल की मिकदार कम करनी पड़ेगी। जो आप इतनी ज्यादा गंदम खा रहे हैं उसकी जगह आपने मल्टीग्रेन खाना शुरू कर देना है। जो आप मल्टीग्रेन में क्या क्या आता है? मल्टीग्रेन में 4 किस्म के आटे आप मिक्स करते हैं। उसमें हम जौ का आटा लेते हैं, उसमें हम गंदम का लेते हैं, उसमें हम मकई का आटा लेते हैं और चने का आटा मिक्स करते हैं। ये चारों को बनाएं। वो लोग जिनका साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, जिनका पेट बढ़ रहा होता है, उन्होंने उसके अंदर एक क्वांटिटी ये ली, इसका चौथा हिस्सा इसबगोल या फिर तुख मलंगा डाल देना है। सही। इसको डाल के आप आटा बनाएं। इसकी आपकी एक तो रोटी की क्वांटिटी आपको कम आटे में बनेगी, दूसरा ये कि इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होगा, फिलिंग होगी, कैल्शियम एक्स्ट्रा मिल रहा होगा और आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा। आपकी शुगर के मरीजों के लिए ये रोटी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये आटा बहुत ज्यादा मुफीद है। टाइप की डायबिटीज है आप इसको इस्तेमाल करें। नहीं, अगर आपको बहुत ज्यादा इंसुलिन लग रही है तो उसके बाद आपने स्टार्टिंग में इसको भी छोड़ देना है।
जब आपकी मैनेज होने लग जानी उसके बाद Okay. आपने आस्ते आस्ते आटा इंक्लूड करना शुरू सही। कर देना मैं है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ वाटर और वो जो रोटी के बगैर, जैसे हम लोग डाइट में भी खाते हैं, चिकन ऐसे ही खा लिया विदाउट हाँ, चिकन प्रोटीन, कुछ आपने, ऐसा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा इंसुलिन के यूनिट लगा रहे हैं, साथ-साथ अपनी शुगर चेक करते जाएँ। नाश्ते में आप 2 से 3 अंडे खाना शुरू कर दें, उसके साथ कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लें। 2 घंटे बाद आप नट्स खा लें, उसके 2 घंटे बाद आप कोई एक फल खा लें। उसके 2 से 3 घंटे बाद अगर आपका डिनर है, उसमें आप कोई दाल वगैरह ले लें, दाल का सूप ले लें, कोई चिकन स्टीम करके ले लें, कोई चना चाट ले लें, कोई यखनी ले लें, कुछ देर के लिए। फिर आप अपनी साथ-साथ शुगर चेक करें, अगर आपको स्पाइक कभी भी आ रहा है, आपको ग्लूकोज़ बढ़ रहा है, आप थोड़ी-थोड़ी मेडिकेशन साथ जारी रखें। 1 से 1.5 महीने में इंशाल्लाह कुदरती तौर पे ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। कुदरती तौर पे आपकी बॉडी काम करना शुरू कर देगी। अगर कोई चीज़ काम नहीं करी, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दें, आपका इंसुलिन स्पाइक हो ही ना। आपने विंडो बना लेनी है कि 16 घंटे भूखा रहना है, 10 घंटे खाना है। यस, आप सॉरी 8 आवर्स आपने खाना है, या 14-10 की आपने करनी, 14 घंटे भूखे रहना है, 10 घंटे खाना है। हर आप बंदे की अपनी होती है। अपने नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे अडेप्ट करते हैं। Okay. वैसे आइडियल 16-8 विंडो है कि आप 16 घंटे भूखे रहें और 8 घंटे आप खाएं। उससे सही। बहुत जल्दी आपकी डायबिटीज रिवर्स हो तो सकती है, हमें आपका वेट डायरेक्ट लॉस होता 16 है। घंटे मतलब एक नहीं, आप एक पूरा दिन से उसका नहीं जा स्पैन। सकते। हाँ। आप स्टार्टिंग में जो है, जो विंडो आपने शुरू करनी है, वो आप 12-12 की विंडो शुरू करें, जो सही। आइडियली हमारे नाना दादा पापा मम्मा सब फॉलो करते आते थे। 7 बजे सुबह नाश्ता है और रात के 7 बजे डिनर है। ओके। ये 12 घंटे, इन 12 घंटों में उन्होंने कुछ नहीं बीच में खाना, कुछ नहीं कुछ नहीं खाना और Liquids ले सोना सकते है। हैं। हाँ हाँ जी, लिक्विड्स ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, 0 कैलोरी ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, टी का मतलब ब्लैक टी है, ग्रीन No टी ले sugar, सकते हैं, nothing. नहीं शुगर नहीं, हम्म। कैलोरीज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, आपको बॉडी में रेजिस्टेंस नहीं होती, आपका ग्लूकोज लेवल हाई नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करना और शुरू अगर कर किसी देती को है। बहुत सालों से भी डायबिटीज है, तो हाँ वो भी जी। इस चीज को फॉलो कर सकता है। 100% अगर किसी को, मैं कहती हूँ क्रॉनिक 25 साल वाली डायबिटीज भी है, तो 4 महीने 5 महीने में 100% इंशाल्लाह रिवर्स हो सकती है, हाँ। क्योंकि इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिजीज। डिजीज के लिए दवाइयाँ चाहिए, डिसऑर्डर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये सिर्फ आपके अपने जिस्म की खराबी है। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने हमारी पैदाइश से आखिरी उम्र तक हमारी बॉडी में कट लगता है, क्यों रिपेयर होता है? अल्लाह ताला ने रिपेयरिंग की कैपेसिटी रखी हुई है, ऐसे ही। ये उसकी रहमत है हम पे। और हमारी बॉडी 100% रिवर्सिबल है, प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर लेती है। लेकिन हमारी अवाम आसानी ढूंढती है, खाई भी जाओ, मिठाई भी खा लो, मीठी आम चाय भी भी खा पी लो, लो, सारा कुछ ये भी खा लो, कोई बात नहीं, आज 30 नहीं आज 50 यूनिट इंसुलिन के लगा ऐसा ही लेंगे होता है, कोई ऐसा गल ही नहीं, होता 2 है। दिन वास्ते जेडे है ना 4 गोलियां खा लेंगे। लेकिन डायबिटीज इटसेल्फ आपको नुकसान नहीं देती। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, जो गुर्दे खराब हो गए वो नहीं ठीक होते, नजर चलेगी, ग्लूकोमा हो गया, अगर शुगर आपकी आंखों में चलेगी, आंखें खराब, Body किडनी में weak हो चलेगी, जाती है ना किडनी वैसे खराब, ही। स्किन में चलेगी, दाने निकल आए, शुगर हर तरह, जिगर में चलेगी, जिगर तबाह हो गया, शुगर हर तरह आपकी बॉडी को तबाह कर और रही मैंने तो होती ये है। भी सुना है कि एक दफा आपका शुगर लेवल हाई हुआ है तो आपकी बॉडी पे वो बहुत बुरा इफेक्ट डाल के जाता है। सबसे पहला डायबिटिक न्यूरोपैथी, बेचारे डायबिटिक्स हैं, आप उनसे पूछें, इतनी इतनी टांगे दुखती हैं उनकी। Yes. जब आप उनको कहते हैं अब आपने रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, आपने थोड़ी देर हम्म। परहेज करना है, तो वो बेचारे इतना ज्यादा डर जाते हैं और वो कहना शुरू कर देते हैं, अच्छा हम तो पहले ही इतने कमजोर हैं। हाँ। और मेरे माशाल्लाह सैकड़ों पेशेंट हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज रिवर्स कर लिया है। क्या अब वो बात माशाल्लाह है। ठीक भी हो गए ना, तो मैं उनको कहती हूँ ना आप दोबारा से काब्ज अब ले सकते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं अब हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि अच्छा। वो ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता, इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, ग्लूकोज बढ़ता नहीं बॉडी में, वो बहुत फिट फील करते अच्छा, हैं। फॉर इंस्टेंस शुगर रिवर्स हो गई है, अब आप हाँ ठीक जी, हैं। हाँ जी। उसके बाद भी आपको कार्ब्स पे थोड़ा रखना चाहिए, हाँ, check हमेशा रखना कंट्रोल चाहिए? मैं आप हूँ कोई भी है उसको कार्बोहाइड्रेट्स पे कंट्रोल रखना अच्छा। चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना है। जैसे आजकल जब पेशेंट्स विजिट करते हैं मेरे पास, तो आते हैं कहते हैं मैडम आज जैसी बिरयानी खा लीए हुन फिर तुसी ते खान नहीं देनी, क्योंकि अच्छा। डॉक्टर्स ने रखा है ना चीनी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, चिकनाई नहीं खानी, और शायद चाय चाय नहीं पीनी, ये चाय निकाल दें। ऐसा कुछ नहीं है। ओके। मॉडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कब खा रहे हैं, कितना और क्या खा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चावल भी खाएंगे, आप रोटी भी खाएंगे, बाद में आप बिस्किट भी खाएंगे, आप मीठे फल भी खाएंगे, आप जूसेस भी पिएंगे, लेकिन उसमें आपने क्वांटिटी को मैनेज करना है, ओके। टाइम को मैनेज अच्छा, करना है। अगर फॉर इंस्टेंस एक इंसान को शुगर थी, उसने 4 महीने के लिए सारे कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दिए, 4 महीने के लिए भी नहीं सारे छोड़ने पड़ते, छोड़ने सिर्फ 1 से 2 माह के लिए कार्बोहाइड्रेट 1 से छोड़ने 2 माह पड़ते के हैं। लिए छोड़ने, उसके बाद हाँ मल्टीग्रेन्स की हमने बात की, हाँ, जौ वो और और बाकी चीजों को बाद मिला में के। स्टार्ट करने लग जाए, और जब ठीक हो जाए फिर हर चीज खाए,
बस उसके उसको बाद हर अपना चीज़ खा लाइफस्टाइल सकते हैं। बैलेंस करना अच्छा, है। वैसे डायबिटीज़ फिर वापस आ सकती है अगर एक इंसान को हो रही है रिवर्स दोबारा? आपने कर ली है तो वो लाइफ में कभी भी आ सकती है ना, अच्छा। वो डिसऑर्डर है। जब आप दोबारा हुँ। से पटरी से हट जाएंगे, आप दोबारा से पूरी पूरी रात जागेंगे, दिन में सोएंगे, हाँ। आप अपना लाइफस्टाइल खराब करेंगे, स्ट्रेस फैक्टर आपका हुँ। होगा, तो वापस आ सकती है। लेकिन अगर आप अपनी पटरी से नहीं उतरते तो ये कभी वापस नहीं आता, ये डिसऑर्डर ओके। ऐसा है। और आपने कहा कि हम सब कुछ खा सकते हैं जी। आफ्टर रिवर्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज अच्छा, तो उसके बाद भी हर बंदे का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है कि किसी की अगर शुगर ज्यादा हाई हो रही है तो वो फिर जी, ना ले कोई चीज इस डिपेंड तरह करता की। है। अगर तो एक पेशेंट मेरे पास आया 65 साल की उम्र में हम्म। एंड उसके इंसुलिन के यूनिट ही वो ऑलरेडी 40-40 लगा रहा था हम्म। और मैंने उसको रिवर्स कर दिया, फॉर एग्जांपल उसको 7 माह लगी हैं रिवर्स होने में, तो उसकी बॉडी में डैमेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक पेशेंट मेरे पास आया 30s में, उसको भी स्टार्ट हुई है तो उसकी बॉडी में उतना ज़्यादा डैमेज नहीं है। तो ये एज और जेंडर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। ओके। जैसे मेन में जो है वो मुश्किल से होता है कि दोबारा से आए वापस, फीमेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा। फीमेल में क्योंकि पीसीओएस हो सकता है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हार्मोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फीमेल में ज़्यादा जल्दी वापस आ जाती है ड्यू टू एस्ट्रोजन, ड्यू टू बहुत सारे हार्मोन, ड्यू टू पीसीओएस, ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस फीमेल में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस नौइयत की है। ओके। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि हमें एहतियात बड़ी ज़रूरी है। हम्म। एहतियात इस तरह से कि कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमम ही करते हैं अपनी मिनिमम ज़िंदगी से नहीं, निकाल। टाइम मैनेज करना है। अगर आपको शुगर है या आप नॉर्मल भी हैं, मैं या आप हूँ, हमने कोशिश करनी है कि जितने कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स हैं उसको दिन के पहले हाफ में ले लेना है। 70% अच्छा। कार्बोहाइड्रेट आप दिन के 1-2 बजे तक खा लें, अपने जो खाने जो हैं गंदम की आपने रोटी हम खानी है खाते हैं मॉर्निंग सारा में खा कुछ। लें, ब्रेकफास्ट में हम्म। खा लें, आप जो खाना है आप मॉर्निंग में खा लें। इवनिंग्स में कार्बोहाइड्रेट ना खाएं ताकि आपका इंसुलिन सही। स्पाइक ना हो। रात को आप प्रोटीन लेने की कोशिश करें और अर्ली मील की कोशिश करें ताकि 2 से 3 घंटे सोने से पहले आपकी डाइजेशन हो जाए, आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाए। इसके बाद में सारा ऑटोफेजी का प्रोसेस रहे, आपकी बॉडी अपने आप को क्लीन करती रहे रात के सही। टाइम रात पे। में हम रोटी वगैरह से अवॉइड करें। बिल्कुल, सिर्फ शुगर की वजह से नहीं, आपको फैटी लिवर है, आपको कोई हार्मोन्स का मसला है, आपके बाल गिर रहे हैं, आपको एक्नी बन रही है, और इन आपका चीज़ों से फैटी हम लिवर हो कैंसर रहा को है। अवॉइड कर सकते हैं। सॉरी, इन प्रिकॉशन से हम कैंसर को avoid कर 100% ये सारी की सारी प्रिकॉशन से जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करेंगे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती जाएगी, सकते। कार्टिसोल कंट्रोल होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगी। ये सारे के सारे फैक्टर जब मिल जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ती है, ओबेसिटी बढ़ती है, और आपको पता है मोटे लोगों में कैंसर का चांस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पतले लोग। जिनका लाइफस्टाइल मॉडिफाई होता है उनमें बहुत कम चांसेस है एज कम्पेयर टू जो मोटे लोग हैं, क्योंकि उनका हमेशा CRP रेज रहता है। इनमें उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का मार्कर बहुत ज़्यादा बायोमार्कर हाई रहता है, तो उनका सेल डैमेज एज कम्पेयर टू पतले लोग ज़्यादा आसान होता है। इसलिए मोटे लोगों में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है नेक्स्ट कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। आपने एक बात की थी फार्मास्यूटिकल माफियाज की कि वो आपने कहा कि शुगर तो है, बगैर दवाई के भी आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी आजकल थ्योरीज आ रही हैं कि जो कैंसर है वो भी फार्मास्यूटिकल माफिया है, उसकी तरफ से फैलाई गई एक चीज़ है। जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं वो उसको और ख़राब कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए आपको मेडिसिन्स चाहिए। अच्छा। माशाल्लाह से अब तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रिकवरी रेट हो गया है, कैंसर के पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं और वो उन मेडिसिन्स की वजह से हो रहे हैं। जब आपको हो गया, प्रॉब्लम क्या होती है, वो जो तबीयत ख़राब होती है, वो कैंसर का ट्रीटमेंट इट्सेल्फ एक बीमारी है। क्योंकि जब वो कीमोथेरेपी लग रही होती है उसमें स्पेसिफिकली आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। आपको पता है जब पेशेंट्स की 70% कैंसर वालों की डेथ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो वेट लॉस कर जाते हैं। और दूसरा, हमारे कैंसर के पेशेंट्स जब ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, डॉक्टर उनको नहीं बताते कि भी कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में प्रोटीन बढ़ा दें, फैट बढ़ा दें। आपको पता है कैंसर के ट्रीटमेंट में डाइट कौन सी है? कीटोजेनिक डाइट। इसको कैंसर और एपिलिप्सी के लिए बनाया था, इस वजह से क्योंकि शुगर्स अवॉइड करनी है। किसी को भी नहीं पता होगा, कोई कराता भी नहीं होता, और हमारे पाकिस्तान में लोगों ने इसको ट्रेंड बना के वेट लॉस के लिए शुरू कर दिया और उसमें कम कैलोरीज करके। कोई वो कहता है कीटो डाइट तो स्पेसिफिकली मिर्गी के मरीजों के लिए और कैंसर के पेशेंट्स के लिए बनाई गई थी। इसमें हम फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, कैंसर सेल भागता है इससे। वैसे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं अगर हमने कैंसर को अवॉइड करना है? कीटोजेनिक डाइट में आप चीज इस्तेमाल कर सकते हैं,
आप मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फैटी फिश इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मटन इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क की क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितने भी फैट सोर्सेज है रिच इन प्रोटीन वो इस्तेमाल करते हैं। कैंसर सेल भागता है इससे, दूर अच्छा। भागता है। इस वजह से आपने अपने पेशेंट को जब ट्रीटमेंट पे डाला, साथ उसको वो वाला डाइट प्लान दें। हमारे यहाँ क्या करते हैं बेचारे पेशेंट्स, दिल घबरा रहा है जी, कीमोथेरेपी होने आई है, दिल घबरा रहा है, जाए वहां से उसको जूस पकड़ के ला दो। हाँ, जूस 5 पिलाएं। 6 एप्पल्स का जूस दे के एक तरफ से आप उसका सेल मार रहे हैं, दूसरी तरफ से आप उसको इतनी चीनी दे के उसके सेल को कह रहे हैं भाई आ जाओ आ जाओ और बॉडी में आ जाओ। तो प्रॉब्लम इज विद द ट्रीटमेंट कि उसको किस तरह से लेके चलना है, यहाँ पे मसला है। ओके। मसला ट्रीटमेंट में नहीं है, वहां पे ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन उस ट्रीटमेंट में पेशेंट की 70% मैंने बताया कि डेथ होती है वेट लॉस की वजह से, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेशन है कैंसर ट्रीटमेंट की, जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ। बहुत ज्यादा मुंह खुश्क हो जाता है, टेस्ट चले जाते हैं, पेशेंट का कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता, पेशेंट खाना पीना छोड़ देता है। और उस टाइम पे क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा सप्रेस हुआ होता है, एचबी बहुत कम चली जाती है, खून की कमी हो जाती है, बोन्स इफेक्ट हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स कुछ बहुत ज्यादा हाई होते हैं, उनको मैनेज नहीं किया जाता। दैट्स वाई पेशेंट सर्वाइव नहीं करता। Okay. अगर हम एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, वेलनेस एक्सपर्ट को साथ लेके चलें और आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और आप प्रॉपर उसके साथ साथ एक्सरसाइज और अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे हैं, तो आपको ये कैंसर कुछ भी नहीं कहता और ट्रीटमेंट भी नहीं कुछ कहता। मेरे बहुत सारे क्लोज पेशेंट इन माय फैमिली, इवन वो अपनी कीमोथेरेपी लगवाती हूँ, उसके बाद कल भी मैंने फोन किया आप क्या कर रही हैं, शी सेड मैं बर्तन धो रही हूँ। तो माशाल्लाह शी इज एब्सोल्युटली फाइन। हम उनकी न्यूट्रिशन को लेके चल रहे हैं साथ साथ, और बल्कि वो सारी फैमिली वेट कर रही थी कब इनको वो आएगा, बाल छाल उतरेंगे, और उनको कुछ भी नहीं माशाल्लाह कीमो से के हुआ बाद है नहीं ना। हुआ? शी इज एब्सोल्युटली फाइन। हेयर लॉस है लेकिन वो वाला नहीं है, जैसे बिल्कुल सब खत्म नो हो नो जाए। नो कुछ नहीं है। और माशाल्लाह वो कभी कपड़े धो रही होती है। मैंने उनको बहुत ज्यादा काउंसल किया। हमारे प्रॉब्लम जवेरिया ये है कि जैसे ही कैंसर डायग्नोज हुआ फीमेल, हाय मेरे बच्चे का की बनूगा, हाय मेरा की बनूगा। तो ऐसे ही है। कैंसर डेथ नहीं है, इसको लेके चलें। इसको आपने जो है जैसे ही हुआ है डायग्नोज करें, इसकी मैनेजमेंट करें। सेकंड ये कि अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पेशेंट मेमोग्राफी नहीं करवाते आके, नहीं बहुत दर्द होता, कुछ भी नहीं होता, हल्का सा आपको कंप्रेस करते हैं। सेकंड हमारी बहुत सारी यंग बच्चियों को जब फ्री भी मेमोग्राफी हो रही होती, कहते हैं ना जाके करवा ले, नहीं नहीं उनके जो तो शुआवा निकल दिया, वो तो यही कुछ कहा भी जाता नहीं। है कि मेमो, अगर आपने मेमो करवाया तो आपका कैंसर बढ़ नहीं, जाएगा। वो एक्सरे से भी कम रेज होती हैं जो मेमोग्राफी में होती हैं। आपको हल्की सी कंप्रेशन होती है, किसी दवाई की जरूरत नहीं होती, कोई दवाई नहीं खिलाते, जाना है आपने डायग्नोसिस करके आ जाना है। अच्छा। दूसरा, हमारी बच्चियों को सेल्फ डायग्नोसिस का नहीं सिखाया जाता। आपने सबसे पहले जो आपको रेड फ्लैग्स है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सारी बच्चियों के लिए, आपने अपनी ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर पे ख्याल रखना है। मंथ में एक दफा बाजू पर करके खड़े हो मिरर में, आप दोनों ब्रेस्ट को कंपेयर करें और स्ट्रक्चर देखें ओके। कि स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग है आपकी ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है। सेकंड रेड फ्लैग है निपल इन्वर्जन हो रही होती है। सम टाइम हमारी जो लैक्टेशन वाली फीमेल्स होती हैं उनको पता चल रहा होता है कि निपल इन्वर्जन है, दोनों का स्ट्रक्चर चेंज है। जो अनमैरिड जो छोटी बच्चियां उनको नहीं पता होता, हाँ। उनको ये बात सिखाएं कि निपल इन्वर्जन जो है, इसकी पिक्चर्स देखें बेटा कि ये क्या है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपका निपल इन्वर्ट कर रहा है तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। थर्ड, बहुत सारे लोग जो है उसको एलर्जी समझ रहे होते हैं। ब्रेस्ट पे थोड़ा सा रेड या ऑरेंजिश कलर बनना शुरू हो जाता है। अच्छा। सिर्फ जैसे आपको हल्की सी खारिश के बाद एलर्जी ऑरेंज सा Red कलर हो हुआ जाता है, है। बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग, एक सिम्टम है जिसमें आपको पता चल रहा होता है कि कैंसर होना शुरू हो गया है। और उससे ज्यादा आपकी ब्रेस्ट में कुछ नहीं है, क्योंकि कैंसर पेनलेस है ना, पता ही नहीं चलता। आपकी ब्रेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट की बजाय आपकी अंडर आर्म में, बगल में छोटी सी गिल्टी महसूस हुई होगी जिसको आप दाना समझ रहे होंगे। वो वाली गिल्टी या आपके कंधे में मुसलसल दर्द रहना एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ये कैंसर होता है। कैंसर हो सकता है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा अर्ली डिटेक्शन है ये कैंसर की, कि बगल में कोई भी गिल्टी बनी है या किसी किस्म का भी दाना है, फौरन जाएं, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन इकट्ठी हो के वो यहाँ पे बिल्कुल ये बिल्कुल जो है वो कहते हैं नियर साइटेड है, आपको बिल्कुल जो है वो पास आपको एक निशानी दे रहा है। तो इसको, इन रेड फ्लैग्स को जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखें, जाके इसको अर्ली डिटेक्ट करवाएं। और मैरिड फीमेल्स में मोस्टली निपल डिस्चार्ज होता है। समटाइम मैरिड फीमेल्स हैं, लैक्टेट करवाया होता है, दे थिंक के शायद साइकिल की वजह से कुछ इस तरह हो सकता है। कभी भी निपल में डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल नहीं है, इसकी भी डिटेक्शन करवानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये सारी चीजें इनका ख्याल रखना जरूरी है। आपने बात की कि लंप बन जाती है अंडर आर्म में जी जी, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो कुछ लम्प्स बनती हैं, वो खत्म हो जाती वो हैं। ब्रेस्ट में भी लम्प्स बनते हैं।
वो फैटी लम्प्स होते हैं। Okay. ये हमेशा लम्प्स रेड फ्लैग्स नहीं होते। बहुत सारी फीमेल्स को, हमारे 30-40% फीमेल्स आती हैं जिनको लंप बन रहे होते हैं, वो बहुत परेशान हो रही होती हैं। अगर आप डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर या फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और आपको हार्मोन डिस्टर्बेंस है ना, इस वजह से भी आपको फैटी लम्प्स बन सकते हैं। तो आप अच्छा। इनका डायग्नोसिस लाजमी करवाएं और इनको छेड़े ना। हमारी फीमेल्स को आदत है लंप बना, छोटी सी गिल्टी महसूस हुई, उसको हाथ लगा लगा के देखते रहे। तो जितना ज़्यादा हाथ लगाएंगे, दबाएंगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा आपको इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, आपको दूसरी गिल्टी बनने का चांस है। आपको अगर हो गया, जाएं डायग्नोज जरूर करवाएं। अगर आपको पता चल गया 1 से 1.5 महीना, उसको हाथ मत लगाएं, लाइफस्टाइल चेंज करें, नेचुरल लाइफस्टाइल पे आ जाएं, डाइट अपनी नेचुरल करें, एक्सरसाइज करें, वो 1 से 1.5 महीने में खत्म हो जाता है। सही। तो जरूरी नहीं कि हर लंप जो है वो आपको ब्रेस्ट कैंसर ही इन हो। केस कोई भी लंप आपको लगता भी है कि तो कोई उसको फोड़ा कुछ चीज बन डायग्नोज गई है। करवाना है। डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला स्टेप आपने अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी करवानी है। इस अच्छा। पे आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और परेशान नहीं होना। सबसे बड़ी चीज ये 100% इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, और ब्रेस्ट कैंसर से डेथ होने के चांसेस बहुत कम और जो मेमो है, हाँ अगर जी। फॉर इंस्टेंस लोगों को लम्प्स बन रहे हैं और फिर वो रेगुलर भी मेमो करवा सकते हैं, ये हार्मफुल है? बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। अच्छा। आपको एक्सरे से भी कम रेडिएशंस मिल रही हैं। कितना थोड़े से मिनट का प्रोसेस है। मेरा ख्याल है कि एवरी 6 मंथ आपको जो है अच्छा। जाना चाहिए, अगर आपकी एज 35 से 45 के दरमियान है। 30 के बाद, 30-45 इस एज में सबसे ज़्यादा आ रहा है हार्मोन एक्सपोजर की वजह से, क्योंकि आजकल आपको पता है, एक तो मॉडर्न लाइफस्टाइल, शादियां लेट हो रही हैं, सेकंड प्रेगनेंसीज लेट हो रही हैं, फोर्थ लैक्टेशन नहीं है। आपको पता है दूध पिलाने से माएँ वो जो बच्चों को लैक्टेट कराती हैं, वैसे ही कैंसर का रिस्क कम हो जाता है बहुत अच्छा। ज़्यादा। ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा एक हार्मोन का अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि अल्लाह ताला ने औरत को उस चीज़ से निकाल दिया। वो स्पेसिफिक जो हार्मोन बनते हैं आपके, आपका प्रोलैक्टिन हाई होता है, आपका एस्ट्रोजन जो है उस टाइम पे दब जाता है। वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस ऐसा है जो आपको खुद ब खुद उससे बहुत हद तक आपके कैंसर के चांसेस कम कर देता है। ओके, तो मदर फीड को प्रमोट करना चाहिए। हमारा इस्लाम है ही सारी की सारी सेहत है। अगर आप इसको करना लग जाएं तो ये सारी की सारी सेहत अल्लाह ताला ने कहा ही औरत को इसलिए कि ये बहुत सारी बीमारियों से बच जाए। तो इस वजह से 30 से 45 की एज में आप ट्वाइस इन अ ईयर, और आप अगर आपकी अनमैरिड है या आपकी छोटी एज है, तो मैं कहती हूँ कि साल बाद आप मेमोग्राफी की तरफ लाजमी जाएं। इफ़ यू फील एनी चेंजेस इन योर ब्रेस्ट, आपको लगा था गिल्टी बनी थी या कोई भी चेंजेस थी, कभी पहले अगर भी आप हुआ था। हाँ, और अगर आपकी फैमिली में है तो बहुत ज्यादा चांसेस है। अच्छा। अम्मी को है, खाला को है, फूफो को था, नानों को था, किसी किस्म का भी कैंसर था, तो आप रिस्क पे हैं। तब आपने बार बार अपनी स्क्रीनिंग करानी है, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, आपने साल बाद मेमोग्राफी लाजमी करवानी है, आपने गाहे बगाहे जो है इसको चेक करते रहना है, और अपनी हार्मोन प्रोफाइल आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और सेल्फ देखनी है। एग्जामिनेशन कितने टाइम बाद कर लेना चाहिए? सेल्फ एग्जामिनेशन पे कोई टाइम नहीं लगता, आप मंथली बेसिस पे करें। अच्छा। आफ्टर एवरी पीरियड्स, फीमेल जो हैं, बच्चियां हैं, आफ्टर एवरी पीरियड्स जो हैं वो लाजमी अपनी ब्रेस्ट को ऑब्जर्व करें, क्योंकि बहुत सारी फीमेल या बच्चियां हार्मोन्स की वजह से बिफोर पीरियड्स ना थोड़े हार्मोन एक्सपोजर की वजह से ब्रेस्ट टेंडरनेस हुई भी होती है, टाइट होती है, पेन भी फील होता है। तो उस टाइम पे आपने नहीं करनी। उस टाइम पे सम टाइम आपको अंदर छोटे छोटे लंप भी फील हो गए बहुत सारे लोगों को, वो ड्यू टू हार्मोन्स होते हैं। उस टाइम पे नहीं, जब पीरियड्स खत्म होते हैं तब आपकी ब्रेस्ट सॉफ्ट होती है, उस टाइम आप एग्जामिनेशन करें। तो दिस इज वेरी हर मंथ इंपॉर्टेंट, में एक दफा जरूरी लाजमी है। करें। हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो गिल्टी या लंप होता है वो कैंसर वाला जो होता है वो पेनलेस होता है, जो दूसरे होते हैं आम जो नॉन कैंसरस होते हैं वो पेन पेनफुल वाले होते होते हैं। हैं। नहीं, ये ये ज़रूरी क्या फर्क नहीं होता है, है? लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है। जो दूसरे लम्प्स होते हैं उनमें दर्द होता है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी लम्प्स होते हैं या फैटी लम्प्स होते हैं, इस अच्छा। वजह से तो वो पेनफुल होते हैं। कैंसर के लम्प्स इन द स्टार्ट पेनफुल नहीं होते, लेकिन विद टाइम वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होना शुरू हो जाते हैं। सही। इसी वजह से तो बार बार स्क्रीनिंग की तो बात हम खुद की से जाती जज है। नहीं कर नहीं, सकते हम कि जज अगर ये नहीं कर लंप है सकते। ये अगर कैंसर है या नहीं। समटाइम कैंसरस पेन, बहुत ज़्यादा कैंसरस लंप जो है वो पेनफुल होता है कि आपकी बर्दाश्त में भी वो दर्द नहीं होती। और अच्छा। समटाइम जो नॉर्मल लंप है वो आपको कुछ भी नहीं कह रहा होता है। तो विदाउट डायग्नोसिस यू कैन नॉट कन्फर्म। आपने फ़ौरन से उसका सैंपल लेना है, और ER PR रिसेप्टर आजकल तो फ़ौरन से हार्मोनल रिसेप्टर हो जाते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि ये कौन सा वाला लंप बना हुआ है। तो आपने फ़ौरन से इसके डायग्नोसिस के अच्छा, लिए जाना आपने एक है। बात की थी कि हार्मोन्स को ठीक रखना है, अपने हाँ। हार्मोन्स का जो चेकअप होता है, तो क्या ये भी ज़रूरी होता है कि आप हर महीने जाके कोई ख़ास
किस्म के हार्मोन्स चेक नहीं, करवाएं? डेली हर महीने तो जी पॉसिबल भी नहीं है ना जवेरिया, हमारी सोसाइटी इस तरह की, दूसरा फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं। एग्जैक्टली। आप ईयरली इस पे ऑब्जर्वेशन रखें। फीमेल्स का सबसे बड़ा हार्मोन्स की जो निशानी है वो हमारी पीरियड साइकिल है। अगर जी। आपका पीरियड साइकिल बिल्कुल ठीक है हम्म। तो आपको फेशियल ग्रोथ कोई फील नहीं हो रही तो यू आर फाइन विद योर हार्मोन। लेकिन ओके। अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग है, फॉर एग्जाम्पल आपको फेस पे बाल नहीं थे, अचानक से आपके मुंह पे बाल आने लग गए हैं, आपका पीरियड साइकिल 7-8 दिन का था, एकदम से वो 2 दिन का हो गया, आपका जो ड्यूरेशन था, आपका साइकिल 18 दिन का था वो 35 पे चला गया है, आपको अचानक से यहाँ से बाल गिरना शुरू हो गए हैं, आपकी आवाज़ भारी होना शुरू हो गई है, आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है, आपका ये एरिया डार्क होने लग गया है, तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। इफ़ यू अच्छा। फील, और आपका अननेसेसरली वेट गेन होना शुरू हो गया ना, आपने कुछ भी नहीं किया और आप ज़्यादा खा भी नहीं रहे, तो ये सारे के सारे रेड फ्लैग्स हैं। जब आपको ये सिम्टम्स आना शुरू हों तो आप यू शुड रियली गो फॉर स्कैनिंग, या आप कोई भी प्रोफाइल के लिए जाएं। अदरवाइज अगर आपको कोई सिम्टम नहीं फील हो रहे, आप फिट हैं, आप माशाल्लाह से एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप थकते नहीं हैं, आपका साइकिल ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि फिर हर वक्त ज़रूरत नहीं है, फिर आप साल में एक दफ़ा अपना जो साल है में वो एक बार चेकअप करवा लाजमी लेना करवाएं। चाहिए। और जब हम पीसीओएस की बात करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो ये भी कहते हैं कि हर दूसरी खातून को है, बच्चियां हैं, बच्चियों को यंग बहुत यंग ज़्यादा एज है, में हाँ बहुत जी। ज़्यादा है, एवरी 3 आउट ऑफ 10, या मैं कुछ इस तरह का पढ़ रही थी इसके बारे में। तो इसको अवॉइड करने का भी यही तरीका है कि आप वही अपना लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल चेंज अडेप्ट करें। करें? आजकल पीसीओएस का सबसे बड़ा रीज़न हमारी बच्चियों का लाइफस्टाइल सो कॉल्ड मॉडर्निज्म है। ओके, तो जेन जी जेन जी, जब मेरे स्टूडेंट सम टाइम पूछते हैं मुझे, मैम आप कितने बजे सोती हैं, तो मैं कहती हूँ बेटा लेट हो गया था कल, मैं ना 11 बजे सोई, तो वो मेरा मजाक उड़ाते लेट। हैं, मैम हमारा लेट पता है, हमारा जल्दी सोना 1 बजे होता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका हार्मोन ख़राब होना शुरू होता है, जब सबसे ज़्यादा हार्मोन रिवर्स होते हैं आपकी रूटीन ख़राब होने से। सही। उसके बाद शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा है आजकल, आपने देखा है, कार्बोहाइड्रेट इतनी महंगे बेकरीज, इतने महंगे नाम है जहाँ पे डिफरेंट किस्म से वही चीनियाँ डिफरेंट किस्म से नई बेची नई जाती हैं, बेकरीज जो खुली हैं। सबसे बड़ा रीज़न है। और एंड पे रीज़न दिया जाता है नहीं, आजकल तो चिकन हार्मोन वाला आ रहा है, हमने चिकन नहीं खाना, वही फीमेल चिकन नहीं खाएंगे, वो बच्चियाँ चिकन नहीं खाएंगी, अंडा नहीं खाएंगी, और वो डिफरेंट किस्म की बेकरी आइटम्स और बेकरी प्रोडक्ट्स खाने के बाद ब्लेम देंगी जी चिकन की वजह से हार्मोन ख़राब हो रहे थे, या अंडे की वजह से हार्मोन ख़राब हो रहे थे, देसी नहीं ना है इस वजह से। तो एक्सपोजर जो है टूवर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, टूवर्ड अननेचुरल लाइफस्टाइल, और चिकन खाया था जी, विंग्स क्या खाया था, फ्राई करके विंग्स खाए थे, वो उसकी वजह से हार्मोन ख़राब हुए, इस चिकन की वजह से नहीं हुए। और एक मीडियोकर फैमिली है जिनके घर में वीक में 3 दफ़ा चिकन पकना है, सालन बनना है, उनको वो चिकन कुछ भी नहीं कह रहा, उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। एक दूसरी फैमिली जिनकी बच्ची ने डेली चिकन ऑर्डर करना है फ्रॉम फास्ट एनी फूड। ब्रांड, फास्ट फूड, उसने फ्राई खाया, उसने पिज़्ज़े में खाया, उसको वो प्रोसेसिंग की वजह से नुकसान हो रहा है, उसको उस चिकन की वजह से नुकसान ओके, नहीं हो रहा। और इटसेल्फ चिकन नुकसानदेह नहीं है, बिल्कुल ब्रॉयलर चिकन। नुकसानदेह नहीं है। ब्रॉयलर चिकन आप किस तरह से खा रहे हैं अगेन, और किस क्वांटिटी में खा रहे हैं, ये बहुत कुछ ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट कहते है। हैं कि जो लड़कियां चिकन ज्यादा खाती हैं उनके फेस पे बाल आ जाते वो हैं। मेथड की वजह से आ रहे होते हैं, वो विंग्स खा रही होंगी, वो पिज्जे की फॉर्म में खा रही होंगी, वो प्रोसेस फॉर्म में वो बर्गर्स में खा रही होंगी, उसकी वजह से बाल आ रहे थे, वो चिकन उनको कुछ नहीं कह रहा था। सालन बना के खाएं, आप घर में उसको स्टीम करके खाएं, आप उसको घर के ग्रिल करके खाएं। आपने स्मोक्ड खा रहे हैं जी, बारबेक्यू खा रहे हैं, वो भी सेफ नहीं है। बारबेक्यू बहुत ज़्यादा खाना सेफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग पॉइंट होता है, इतना ज़्यादा स्मोकिंग पॉइंट पे कैंसर सबसे पहले पकड़ता है आपको। तो मेथड, कुकिंग मेथड क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने बताया कि आप कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप एक डे रख लें, आप 14 फोर्टनाइटली रख लें, या आप बच्चे हैं ज़्यादा छोटे हैं आपके, आप उनको वीकेंड्स पे एज अ रिवॉर्ड के कंसेप्ट रख लें कि बेटे आपने पूरा वीक इस तरह से रहना है। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ मैं आपको संडे को खिलाऊंगी। अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप अवेयरनेस देते हैं, तो मेरी बेटियाँ बड़ी प्यारी हैं। 2 दिन पहले उसने मुझे कहा 8 बजे कि मम्मा मेरा बहुत दिल कर रहा है चीनी पराठा खाने का। मैंने उसको कहा बेटे आप खा लो। मम्मा कहती 9 बज गए, इस टाइम तो हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा सकते। वाओ, तो आई वाज क्या सो बात है। हैप्पी हाँ। कि मेरी और हस्बैंड की जो न्यूट्रिशन है ना, वो बच्चों पे भी चल रही है। जब आप अपने बच्चों को अवेयर करते हैं ना, वो वाकई उस चीज़ों को अडेप्ट करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देते हैं। तो आप जब खुद सबसे पहले माएँ अपने आप को बदलें, उसके बाद बच्चे आपके खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएंगे। टेस्ट बर्ड्स अपने बच्चों के डेवलप करवाएं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा, इंपॉर्टेंट है। जब हम माँओं की बात करते हैं ना, तो मेजॉरिटी कमेंट्स कर रही होती है कि वालिद साहब को आप कुछ नहीं कह रहे, कि वालिद को भी बदलने नहीं की नहीं, वालिद ज़रूरत का है। मेरा ख्याल है कि मैं भी एक माँ हूँ। वालिद का बहुत बड़ा रोल है काउंसलिंग में। मेरी बेटियाँ बहुत सारी मेरी बातें नहीं मानती। जैसे एक दिन मैंने कहा बेटे आप जूस पी लो स्कूल से, उसका नहीं मम्मा बाबा कहते हैं ये जूस नहीं होता, इसमें सिर्फ कलर होता है और ये शुगर होती है। तो फादर का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तरबियत में
माँ का ज्यादा रोल हाँ, होता क्योंकि है हर एज वक्त कम्पेयर बच्चों टू के साथ फादर। होती हर हैं। वक्त हम ज्यादा साथ होते हैं, या वर्किंग भी है नहीं भी साथ, तो एक स्पेशल कनेक्शन है टुवर्ड्स मदर एंड बच्चे। वो जो सिग्नल अल्लाह ताला ने रखा हुआ है ना, उसमें बच्चे माँ की बात कुछ को चीजें बहुत आप ज्यादा फादर फॉलो से नहीं करती हैं। डिस्कस करते, मदर से करते हैं। फादर का बच्चों पे और इम्पैक्ट होता है इन द सेंस ऑफ तरबियत। बहुत सारी चीजें जो बाप कर रहा होता है, बच्चों को बाप का डर होता है, लेकिन जो ईटिंग हैबिट डेवलप करवानी है वो तो माँ ने करवानी है ना। जो टॉयलेट ट्रेनिंग करवानी है वो तो माँ ने करवानी है। जो ऐसे ही। स्पीच ट्रेनिंग करवानी है, जो सुलाना है, वो तो सारा कुछ माँ की जिम्मेदारियां है ना। और वो बायोलॉजिकल क्लॉक माँ में ही रखा हुआ है। 2 माह के बच्चे को भूख लगी, बाप को कभी भी नहीं पता चल रहा होता। हम समटाइम बच्चे किसी और वजह से इरिटेट हो रहे होते हैं, बाप के पास छोड़ के चले जाओ तो वो बच्चों को फीडर पे लाई जाते हैं कि पता नहीं इसलिए रो रहे हैं। तो वो सारे सिग्नल्स अल्लाह ताला ने वो माँ के अंदर रखे हुए हैं। बाप का रोल आप नहीं कर सकते कि कम है, बाप का उससे भी ज्यादा है, लेकिन वो एस्पेक्ट्स थोड़े से चेंज है। और बच्चों की ईटिंग हैबिट डेवलप करवाने में सबसे बड़ा माँ का रोल है, क्योंकि किचन हमारे हाथ में होता है, फादर्स के हाथ में नहीं होता। तो माओ को ज्यादा हाँ, माँ चाहिए को कि ज्यादा अपने बच्चों को चाहिए। सिखाएं, बल्कि खुद भी इसको अडॉप्ट करें हाँ और जी, उसके बाद फिर अपने बच्चों में जो लेकर करवाएं। जाएं। इसके अलावा हमने एक और बात की थी कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बेबी, उस वक्त आपकी कुछ प्रिकॉशंस आप नहीं लेते, तब बेबी में बहुत चांसेस होते हैं एबनॉर्मेलिटीज के, कैंसर्स के या इस तरह की चीज़ों के। तो जी। वो क्या प्रिकॉशंस होती हैं जो लाजमी लेनी चाहिए? अच्छा, हमारे प्रेगनेंसी को मैंने भी एज एन एक्सक्यूज यूज़ किया था कि बहुत ज़्यादा खाने की वजह ढूंढी जाती ना कि प्रेगनेंसी होगी, ये भी खा लो, वो भी खा लो, हाँ। उसकी क्रेविंग होगी, वो भी क्रेविंग होगी। तो जितना ज़्यादा आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स आप खाएंगे, जितना ज़्यादा आप शुगर इनटेक करेंगे, आपके बच्चों में नॉर्मली के चांसेस होते हैं। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है पिछले दिनों, बड़ी ऑथेंटिक रिसर्च है, कि वो माएँ जो बहुत ज़्यादा ड्राई मिल्क का इस्तेमाल करती हैं, टी वाइटनर का इस्तेमाल करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके बच्चों की स्मार्ट इफेक्ट हो रही है। वो सुनने में बच्चों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो माएँ जिनकी वो जो बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कर रही हैं, जिनको GDM आ रही है, उनके बच्चों में भी लेटर लाइफ में चांसेस है कि वो, एक तो मैक्रोसोमिया होता है, बड़े बड़े बच्चे पैदा होते हैं, और उसके बाद उनमें शुगर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लाइफ में। उन बच्चों में कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्पीच डिले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन बच्चों को, जो माएँ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शुगर का इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनको बताते हैं भाई पहले ट्राइमेस्टर में कोई एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं चाहिए, 3 महीने जो खा रहे हो वही खाओ, सिर्फ फॉलिक एसिड, जिंक लेना है, और इसके साथ साथ आपने कोलिन बढ़ानी है अपनी डाइट में। ये 3 चीजें आपके बच्चे का ब्रेन। सेकंड ट्राइमेस्टर में 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको 500 से 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए। ट्विंस के केस में डिफरेंट है। और हमारे यहाँ बस प्रेग्नेंट हो गए हैं, खाएं सिर्फ खाने से। बच्चे को न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड चाहिए, सेकंड में आयरन कैल्शियम विटामिन डी चाहिए, थर्ड में आयरन कैल्शियम विटामिन डी प्लस प्रोटीन की एक स्पेसिफिक डोज चाहिए। इसको लेके चलें तो बहुत हेल्दी बच्चा जो है वो पैदा होगा। ओके। और एक और चीज़ ये भी कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करें। हाँ, उसमें हार्मोनल एक्सपोजर, रेडिएशंस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स आपके भी इफेक्ट कर सकते हैं और आपके बच्चे के भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि आप अगर एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप फोन यूज ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूज ना करें, उसकी रेडिएशंस को अवॉइड करें। सोए तो इनको बिल्कुल पास ना रखें। तो मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग विद द बेबी गर्ल्स, तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले जब मैं सोती थी मेरे पास से मोबाइल उठाते थे, तो वो न्यूली मैरिड थी, तो मैं समटाइम बड़ा गुस्सा करती थी। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया आहिस्ता आहिस्ता कि ये चीज़ आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, दैट्स वाई मैं फ़ोन आपसे दूर रखता हूँ। इसमें से जो रेडिएशंस निकल रही होती हैं, अल्ट्रासोनिक की होती हैं, वेव्स होती हैं ना, रेडिएशंस होती है, अल्ट्रासाउंड से पूरा बच्चा हम अंदर देख लेते हैं। ये भी स्पेसिफिक किस्म की वेव्स होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जा रही होती हैं, और आपको डिफरेंट किस्म की ये नेगेटिव वेव्स होती हैं जो आपको इफेक्ट कर रही होती हैं। तो आपने अपने लाइफस्टाइल को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करना है। रोल प्ले करती हैं ये रेडिएशंस, हम अगर आम इंसान की बात करें जो बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ कि मेल्स में सबसे ज़्यादा जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है उन मेल में ज़्यादा होता है जो इस पॉकेट में मोबाइल रखते हैं। आपने देखा है मेन में हार्ट डिजीज़ ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ज़्यादा आ रही है उसी वजह से, क्योंकि इसमें से बहुत सारी रेडिएशंस और निकल रही हैं, नेगेटिव वेव्स निकल रही हैं जो आपके हार्ट को बुरी तरह इफेक्ट कर रही हैं, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही हैं, आपका CRP का लेवल बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। तो हमें फ़ोन को जितना ज़रूरी हो हमें बस यूज़ करें, यूज़ करने के बाद इसको अपने से दूर रखें। रात को सोते हुए भी एक साइड बिल्कुल साइड पे रखें, बिल्कुल तकिए के पास, तकिए के नीचे रख के बिल्कुल ना सोएं, पॉकेट में ना रखें, इसको बिल्कुल दूर रख के सोएं। एंड पे बस मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, अगेन कमिंग बैक टू ब्रेस्ट कैंसर, अगर एक खातून को हो गया है, उन्होंने ट्रीटमेंट करवा लिया और वो ठीक हो गया है, वापस फिर भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा रीअकरेंस के चांसेस हैं। पाकिस्तान में तो आपने देखा है 2 साल बाद वापस आ जाता है। असल में थ्योरी ये है ना कि बस जब बीमार थे तब दवाई खाई, तब सारी परहेज की, अब तो ठीक हो गए, अब जो मर्जी करो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपकी बर्थ से स्टार्ट होती है। आपने अपने बच्चे की बर्थ टाइम से लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। आप उनको लैक्टेट करा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, ये मैटर कर रहा है। आपकी प्रेगनेंसी आप क्या खा रहे थे, बच्चे
कि फर्स्ट 1000 डेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 साल का। आपने हम्म। आपने उनको क्या खिलाया है, उनकी पूरी डेवलपमेंट उन 1000 डेज में होगी। इस पे हम स्पेसिफिक एक प्रोग्राम करेंगे। जो बच्चे आजकल sure. बोलते नहीं हैं, जो आजकल बच्चे autism बहुत ऑटिज्म ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, बोलते नहीं है, स्पीच डिले है, भागते क्यों है, लैंग्वेज डिले क्यों होते हैं, लिखते क्यों नहीं है, ये सब के सब उन 1000 डेज में आ जाते हैं। और उसके बाद फीमेल्स की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दोबारा से शुगर्स खाएंगी, दोबारा से रात को जागेंगी, दोबारा से प्रोसेस्ड खाएंगी, दोबारा से इन खुशबुओं पे और इन सारी केमिकल्स पे वापस आ जाएंगी। दैट्स वाई कैंसर वापस आता है। कैंसर खुद से वापस नहीं आता, आप दोबारा से पूरा इन्फ्लेमेशन का सर्कल करते हैं और वो विशियस साइकिल चलता है। आपको एक दफा हो गया, उसके बाद आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लिया, कभी भी दोबारा नहीं और होगा। बार बार फिर मेमो कराने की जरूरत है अगर एक दफा इंसान ठीक हाँ हो बिल्कुल, गया? आपने 2 साल के बाद एक दफा मेमोग्राफी के लिए लाजमी जाना है। अगर एक इंसान को हो चुका है तो कैंसर आपने होके 2 वो इयर्स ठीक के हो बाद गया है। अपनी मेमोग्राफी को रिपीट करवाना है। ओके। और बस एंड पे यही पूछना चाहूँगी कि जिनको कैंसर हो जाता है या फिर वो उससे रिकवर कर रहे हैं, या ख़वातीन जिनको इस वक्त है, आप उनको किस तरह से काउंसल करेंगी? आप उनको क्या एडवाइस करेंगी कि वो हमें हमें यही हम कह सकते हैं होप कि हम उनको वापस लेकर आ जाएं? 100% होप है। सबसे पहला तो ये कि जो सेहत है वो सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में। बिलीफ, हम मुसलमान हैं, हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अल्लाह ताला हमारे साथ वैसे ही जैसे हम उसे गुमान करते हैं। ये कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक होने वाली नहीं है, ये 110% क्योरेबल है। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपने ट्रीटमेंट के लिए जाना है, रेगुलर ट्रीटमेंट लेना है। विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, किसी का भी डेथ टाइम फिक्स नहीं है। मुझे भी नहीं पता, अगर मुझे कोई बीमारी नहीं, मैंने बाहर जाना है या नहीं जाना, किसी का भी डेथ टाइम फिक्स नहीं है। हमें नहीं जिंदगी पता। मौत पूरी अल्लाह ताला के हाथ में है। हाँ, ट्रीटमेंट लाजमी करवाना है। ट्रीटमेंट जब आप करवा रहे हैं, आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, अपना लाइफस्टाइल इंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें, ज़्यादा ज़्यादा टाइम गुजारें, नमाज पढ़ें और अपना ट्रीटमेंट लाजमी जारी रखें। फोर्थ, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें कि आपकी बॉडी में वीकनेसेस नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये कैंसर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेगा। आप इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और एक और अच्छी हेल्दी फिट लाइफ गुजारेंगी। मेरे पास एक छोटा सा पेशेंट था, एक छोटा सा मुझे वाकया याद आ गया। एक पेशेंट था 2019 में, मेरे पास अंकल आते थे विद लिवर कैंसर, एंड वो उनका यही था कि बस घर वालों को उन्होंने कहा है ट्रीटमेंट तो हमने करा लिया है, बार बार हो रहा है, तो हम इनकी जो है ना बस खिदमत करें। इसको हम कहते हैं पैलिएटिव केयर। मैंने उनको पैलिएटिव केयर के पे डाल दिया। ट्रीटमेंट उनका जारी था, ऐसा नहीं कि वो दवाई नहीं खाते, खा रहे थे। उनके सोने जागने का टाइम माशाल्लाह इट्स 2025, ही स्टिल अलाइव। वो मेरे से ज़्यादा हेल्दी हैं। वो आते हैं, मुझे 2 मंथ्स बाद विजिट करते हैं और वो मुझे माशाल्लाह से कॉम्प्लेक्स देते हैं कि मैं ना 2 घंटे भाग देता हूँ, मैं 3 बजे उठता हूँ बेटा। ये जो लाइफस्टाइल था आपने दिया, और वो कोई चीट नहीं करते। एंड ही इज़ 69 और आप उनको देखेंगे ये अभी 42 साल के हैं। तो उन्होंने अपने आप को माशाल्लाह से रिवर्स किया है और वो हमसे ज़्यादा सेहतमंद हैं। तो बहुत सारे लोग जो एफर्ट्स करते हैं, अल्लाह ताला वाकई उनकी एफर्ट्स जो हैं वो उनकी रंग लेके आती हैं और वो बहुत अच्छा है एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजारते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। लाइफस्टाइल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी मेरे पास कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई भी किसी भी फील्ड का एक एक्सपर्ट आता है, पहली बात वो यही करते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं और वो चीज़ें छोड़ दें जो आजकल हमें मॉडर्निज्म के नाम पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन थैंक यू सो मच हफ्सा नज़ीर मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर, बहुत से बल्कि हमने चीज़ों को डिस्कस किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। सो दिस वाज द पॉडकास्ट, आई होप यू एंजॉयड और आपको बहुत सी इंसाइट्स भी मिली होंगी। स्पेशली ख़वातीन के लिए यही कहना चाहूँगी कि शर्माएं नहीं। अगर आपको वाकई कोई इस तरह की फील होती है कोई चीज़, तो ज़रूर उसका चेकअप करवाएं। एंड कैंसर इज़ क्योरेबल, डोंट लूज़ होप। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।